चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी क्लास हो सकता है कि लंबी हो जाए क्योंकि काफ़ी डिस्कशन बेस्ड क्लास होने वाली है। इसके अंदर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी हमने थोड़े से लिए हुए हैं जो भी आपके एसएससी में पूछे गए हैं, और इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को पूरी तरह से डिफाइन भी करेंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे। और एक क्वेश्चन से कैसे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी हम बात करने वाले हैं। फटाफट कनेक्ट हो जाइए, शुरू करते हैं क्लास को। किसी भी एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो साइंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। और साइंस में तीनों ही पार्ट्स कवर होते हैं। जैसे अगर आप जाएंगे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से रिलेटेड, तो सारे ही पार्ट्स इसके अंदर कवर होंगे और अच्छा खासा स्कोरिंग पोर्शन है ये, आपको ठीक ठाक स्कोर दे के जाता है। चलिए शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज। ठीक है। आप बताएंगे कि अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेयरली कितने होते हैं। ठीक है, 8, 10, 14 या 32। नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज 8, 10, 14 और 32। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं ये होते हैं आपके 14। ठीक है, 14 अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। अर्थ एलिमेंट्स को और क्या कहा जाता है, अगर आपको अर्थ एलिमेंट्स की जगह कोई और नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल्सो कॉल्ड लैंथेनॉइड सीरीज। क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड्स सीरीज। ठीक है, आप याद रखेंगे कि अर्थ एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड लैंथेनॉइड सीरीज। अब अगर हम बात करें तो लैंथेनॉइड सीरीज में कहाँ से कहाँ तक के एटॉमिक नंबर्स आते हैं? कहाँ से कहाँ तक के एटॉमिक नंबर्स आते हैं? तो आपको याद रखना है ये 58 से लेकर 71 तक के आते हैं। ठीक है, 51 से लेकर 71 तक के एटॉमिक नंबर जो आते हैं वो लैंथेनॉइड्स में आते हैं। 51 या 58 मतलब 58 का मतलब है सीरियम से शुरू होता है, इसको सेरेनियम भी कहते हैं। सेरेनियम से शुरू होता है और ल्यूटेनियम पर ये जा करके रुकता है। किस पर? ल्यूटेनियम पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेरेनियम से शुरू होकर ल्यूटेनियम पर जाता है, लैंथेनॉइड सीरीज कहलाता है अर्थ एलिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पर आप ल्यूटेनियम से या लैंथेनॉइड सीरीज से बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट्स टू रिमेंबर में आप डालें कि लैंथेनॉइड ऑक्साइड होता है। इससे क्या बनता है? लैंथेनॉइड ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है La2O3। La2O3। ठीक है जी, क्या होता है? La2O3। और ये किस काम आता है? ये जैसे आपने देखा होगा ना, क्रूक्स ग्लास। क्रूक्स ग्लास आर मेड अप ऑफ दिस। क्रूक्स ग्लास जो होता है इससे बना होता है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इतनी सारी बातें आपको पता चली। नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं आपके पास 14। इनको लेंथिनॉइड सीरीज भी कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर शुरू हो जाता है 58 से लेकर 71 तक। सेरेनियम से लेकर ल्यूटेनियम तक का जो सीरीज होती है वो लेंथिनॉइड सीरीज में कवर की जाती है। लेंथिनॉइड ऑक्साइड जो होता है वो La2O3 होता है, ठीक है, जिससे क्रुक्स ग्लास बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लाइम वाटर कंटेन्स? व्हाट डज लाइम वाटर कंटेन्स? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? फटाफट बताइए। लाइम वाटर कंटेन्स कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड? आइए देखते हैं इसका सही जवाब। लाइम वाटर क्या कंटेन करता है? तो लाइम वाटर कंटेन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कंटेन करता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। ये लाइम वाटर केमिकल नेम होता है, ठीक है ना। केमिकल नेम क्या कहते हैं इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है केमिकल नेम। कई बार आपसे ये भी पूछता है, केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर, केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। ये भी कई जगह आपसे केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला समझें तो ये है CaOH2। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। तो आपके एग्जाम्स के अंदर केमिकल फॉर्मूले से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CaOH2। ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, आपको ध्यान रखना है, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको स्लेक्ड लाइम भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, आइए जानते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है? केमिकल फॉर्मूला है NaOH, NaOH, ठीक है। इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। आप यहीं पे याद रखिएगा, चीजें और भी सीखने को मिल रही हैं। ऑल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा, ठीक है। इसलिए यूज होता है फॉर मेकिंग शॉप और कलर, शॉप वगैरह, कलर वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, अगला चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला Na2CO3। Na2CO3, इसको क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। याद रखेंगे, वॉशिंग सोडा, ठीक है। सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडा ऐश। और ये सॉल्युबल इन
वाटर होता है। क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला CaCl2। ठीक है, क्या है? CaCl2। ये केमिकल कंपाउंड है, याद रखिएगा, केमिकल कंपाउंड। ये सॉल्युबल इन वाटर होता है, सॉल्युबल इन वाटर। ओके है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स molten state is। The material that conduct electricity in its molten state is। ऑप्शन है ग्लूकोज, यूरिया, पॉलीथीन या कॉमन सॉल्ट। बताइए जल्दी फटाफट। द मटेरियल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स molten state। ऑप्शन है ग्लूकोज, यूरिया, पॉलीथीन या कॉमन सॉल्ट। चलिए, सही आंसर है इसका कॉमन सॉल्ट। क्या है इसका आंसर? कॉमन सॉल्ट। द मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स molten state is कॉमन सॉल्ट। आइए जानते हैं कॉमन सॉल्ट से संबंधित। अगर हम इसकी बात करते हैं कॉमन सॉल्ट, तो ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। क्या है? सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है जी, इसको न्यूट्रल सॉल्ट कह सकते हैं। और क्या जान सकते हैं इसके बारे में? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड। ऑल्सो कॉल्ड हेलाइट। क्या कहलाता है? ऑल्सो कॉल्ड हेलाइट। इसको हेलाइट भी कहा जाता है। टाइप्स अगर हम बात करें इसके, तो ये एसिडिक भी होता है। टाइप्स किन किन टाइप्स का होता है? ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल, डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट भी कहलाता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आइए, अब ऊपर से और समझते चलते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज का अगर केमिकल फॉर्मूला हम देखें तो C6H12O6। C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का काम क्या होता है? प्रोड्यूस एनर्जी। क्या करता है ये? ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए, जब आप कमजोर पड़ने लगते हैं, तबीयत खराब होती है आपको, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है ग्लूकोज लेने की। नेक्स्ट आइए यूरिया की तरफ बढ़ते हैं। यूरिया की अगर बात करें तो ये किस काम में आता है? पहले इसका केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि ऊपर भी केमिकल फॉर्मूला लिखा गया है, NH2CONH2। ठीक है, यूरिया का NH2CONH2। और यहां पर आपको याद रखना है इसका मॉलिक्यूलर वेट।
मॉलिक्यूलर वेट, कई बार पूछा गया है यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट, ये है 60 AMU। ठीक है जी। एमोनिया भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एमोनिया। एमोनिया कंटेन्स मैक्सिमम नाइट्रोजन, इट कंटेन्स मैक्सिमम नाइट्रोजन, इसमें ज्यादा मात्रा नाइट्रोजन की होती है। अगर पूछ दे कितना, तो 46%, 46% नाइट्रोजन होता है। किस काम में आता है ये? आपने देखा होगा यूरिया खेतों में डाला जाता है खेती के लिए, पौधों को की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो हेल्प्स इन ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, तो यूरिया का इस्तेमाल खेतों में किया जाता है, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग प्लांट्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन, अब यहां पे आपसे पूछ देता है पॉलीथीन के बारे में, मेड बाई, मेड बाई। तो इसका प्रोसेस जो होता है वो होता है पॉलीमराइजेशन। क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। पॉलीथीन कैसे बनती है? तो ये पॉलीमराइजेशन मेथड से बनती है। और किस चीज की बनती है ये? मेड ऑफ एथिलीन। इसकी एथिलीन की बनती है। एथिलीन का फॉर्मूला C2H4। क्या होता है? C2H4। ठीक है। और एथिलीन क्या है, कभी आपसे पूछ दे तो ये एक मोनोमर यूनिट है। क्या है? मोनोमर यूनिट है। क्लियर है जी? और पॉलीथीन जो है वो क्या है? ये पॉलीमर यूनिट है। ये क्या है? पॉलीमर यूनिट। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इनमें से पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो खाली क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ना बता के प्रयास कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें कनेक्ट करवा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका आंसर। विच गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर? विच गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर? कौन सी गैस आग को बुझाने में काम आती है? या फिर आप ऐसे समझिए कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर। ठीक है, बताइए विच गैस इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये समझे कि आग जो लगती है उसके रीजंस क्या है। ठीक है, आग लगने के लिए फायर नीड्स क्या? तो कभी आपसे पूछे कि फायर यानी आग लगने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो आप बेसिक में समझे कि फ्यूल की आवश्यकता होती है। फायर नीड्स फ्यूल। आग मतलब उस आग लगने के लिए आपको फ्यूल की आवश्यकता होती है। कहीं भी फ्यूल है वहां पर आग लगने की गुंजाइश होती है। एक रिक्वायरमेंट होती है इग्नियस टेम्परेचर।
अगर इग्नियस टेम्परेचर नहीं है तो भी आग नहीं लगेगी। तो इग्नियस टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है आग लगने के लिए। तीसरी चीज जरूरत होती है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी आग नहीं लगेगी। तो आग लगने के मुख्य रिक्वायरमेंट जो है वो फ्यूल है, इग्नियस टेम्परेचर है और ऑक्सीजन है। ठीक है। अब फायर एक्सटिंग्विशर में जो आपकी गैस इस्तेमाल करती है वो अटैक करती है ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे अटैक जो करती है वो करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्लियर। तो इसका मतलब है कि आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है हमें। क्लियर हो गई बात। कार्बन डाइऑक्साइड एक हैवी गैस भी है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हैवी गैस होती है, और हैवी गैस होती है तो किल्स ऑक्सीजन, किल्स ऑक्सीजन। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक हैवी गैस होती है और ये ऑक्सीजन को मार देती है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अटैक करती है ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन की मात्रा को खत्म करने की वजह से आपका फायर एक्सटिंग्विशर का काम शुरू हो जाता है और आग बुझ जाती है। ठीक है जी। आप मुझे बताएंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। खैर आगे चल के ऐसी चीजें आएंगी और मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। लेकिन एक बात याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है ना वो न्यूटोरियस माना जाता है। मतलब क्या है, थोड़ा सा नौटंकी करने वाला। ये ऐसा शरारती है हाइड्रोजन कि किसी भी घर में प्रवेश कर लेता है, जैसे हम सोलर सिस्टम के अंदर प्लूटो को समझते हैं। ठीक है, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे आवश्यकता पड़ी तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना ये मोस्ट पॉल्यूटेंट गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है? एक पॉल्यूटेंट गैस है। इसको याद रखिएगा, पॉल्यूटेंट गैस है। आप जैसे देखेंगे टायर्स को जला दीजिए, टायर इंडस्ट्रीज हो गई या जितनी भी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इनके अंदर से जो गैसेस निकलती है, हजार्डस गैसेस जो होती हैं, ये अक्सर जलने वाली चीजें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस रिलीज करती हैं, जो कि बहुत ही पॉल्यूटेंट है और हमें नुकसान करती है। हम नुकसान कैसे करती है? नुकसान कैसे करती है, ये जो है ना ये एड्स, इट एड्स विद ब्लड। ये हमारे खून के साथ ऐड हो जाती है। ठीक है, और जब ये खून के साथ ऐड होती है तो ये कुछ बनाती है। आइए जानते हैं ये क्या। इट मेक्स, क्या बनाती है? कार्बोक्सी हाइमोग्लोबिन। क्या बनाती है? कार्बोक्सी हाइमोग्लोबिन। हमारे खून के साथ मिलकर हमारे खून में कार्बन की मात्रा को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कार्बोक्सी हाइमोग्लोबिन जब हमारे शरीर में आ जाता है तो इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन। क्या करता है? इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन, है ना। और इसी वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन इन ब्लड। तो हमारे खून को ऑक्सीजनीन यानी ऑक्सीजन रहित खून बना देती है, और इसलिए ये हमारे लिए काफी हजार्डस गैस है, नुकसानदायक गैस।
अगला देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, SO2। अच्छा हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं, CO से डिनोट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, CO से डिनोट करते हैं। आइए, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, SO2। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, SO2। ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का एटॉमिक नंबर नहीं आता है, इसका एटॉमिक नंबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये दो से मिलके बना हुआ है। इसमें सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर ये मिल जाएगा आपको। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। ये याद रखना है आपको भाई, ये सब क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास मिलता है, सल्फर का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी आप देख लीजिएगा, अलग अलग एटॉमिक मास भी आपको थोड़े याद रहने चाहिए, ये भी गुंजाइश बनती है क्वेश्चन। तो एटॉमिक मास जो है वो 32 है। ठीक है, सल्फर का। अगर मैं कहूं सल्फर डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास कैसा होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास जो होगा वो होगा आपका 64.06 AMU। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन है, हाउ आर एलिमेंट्स ऑफ पेरियोडिक आर अरेंज्ड। पेरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाता है। हाउ आर एलिमेंट्स ऑफ पेरियोडिक आर अरेंज्ड। ऑप्शंस हैं, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, in order of decreasing charge of nucleus, in the same order of charge of the nucleus, या in order of constant charge on the nucleus। फटाफट कमेंट करिए क्या है इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए। क्या लग रहा है इसमें सही आंसर, क्या लग रहा है, हाउ आर एलिमेंट्स ऑफ पेरियोडिक आर अरेंज्ड। चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अगर हम बात करें पेरियोडिक टेबल की, ठीक है, तो पेरियोडिक टेबल जो है ये दो तरह के पेरियोडिक टेबल मिलते हैं। अगर आप एक देखेंगे ओल्ड वाला और एक आता है मॉडर्न वाला। ठीक है जी। ओल्ड पेरियोडिक टेबल जो है, इस पर अभी और भी आगे क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर क्वेश्चन का आंसर मैच हो जाता है। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल और ओल्ड पेरियोडिक टेबल, ओल्ड पेरियोडिक टेबल जो है ना वो बेस्ड ऑन किस पर था, एटॉमिक मास पर था, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ठीक है, और मॉडर्न वाला जो है वो बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। पहला एलिमेंट हमने आपको बताया पेरियोडिक टेबल में
पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट अभी मैंने पीछे बताया, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर बताया था आपको, एटॉमिक नंबर 1 है। ओके, और ये भी बताया था कि कॉल्ड न्यूटोरियस एलिमेंट, है ना, इट डजंट फिक्स इट्स पोजीशन। कई बार कहा जाता है कि अपनी पोजीशन को फिक्स नहीं रख पाता है, किसी न किसी के घर में घुस जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बात हो रही थी, मैंने अभी पीछे आपको नहीं बताया, हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने की, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 क्यूरी, प्रेस्टली, बॉयले या कैवेंडिश। हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर इज कैवेंडिश, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडिश ने की, क्लियर है। ठीक है जी, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इट इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी, हाईएस्ट क्वांटिटी। हाइड्रोजन की मात्रा जो है ना, वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है, लमसम 75% के आसपास, ठीक है। हाइड्रोजन की मात्रा जो है गैसेज में सबसे ज्यादा है। हाइड्रोजन जो है ना, इसके अंदर और भी एक क्वेश्चन, 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ठीक है, ड्यूटोरियम और ट्यूटोरियम, ट्यूटोरियम, ये आप याद रखें। ओके, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने कब की थी, इन ईयर 1766, कब की थी, 1766 में की गई। आइए अगर बॉयले से बात करें, तो बॉयले ने किस चीज की खोज की, इसने गैस लॉ दिया है। अब बॉयल, बॉयल आप देख रहे हैं ना, उबलने जैसा है, तो गेव, ही गेव गैस लॉ, याद रखिएगा, बॉयले ने गैस लॉ दिया था। प्रेस्टली ने क्या दिया है, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो प्रेस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की, कब की थी, इन 1772, ठीक है, 1772 में ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टली ने किया। क्यूरी मैडम ने क्या किया है, रेडियम की खोज किया है, इंपॉर्टेंट नाम है मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज कब किया इन्होंने, 1898 में, 1898। तो हु इन्वेंटेड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाज इन्वेंटेड बाय हेनरी कैवेंडिश, पूरा नाम भी लिख सकते हैं आप, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक ऑप्शंस को क्लियर करता हुआ जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि खाली क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ऑप्शन से भी कुछ क्वेश्चन बना दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्योर मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज,
अर्थ क्रस्ट में प्योर मेटल कौन सा पाया जाता है? प्योर मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज। बताइए फटाफट। अर्थ क्रस्ट में प्योर मेटल कौन सा है? प्लेटिनम, मैग्नीशियम, सोडियम या कॉपर? प्योर मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज प्लेटिनम, मैग्नीशियम, सोडियम या कॉपर? बताएं बताएं फटाफट फटाफट। करेक्ट आंसर इज प्लेटिनम। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे प्योर मेटल पाया जाता है वो पाया जाता है प्लेटिनम। ठीक है जी। अब प्लेटिनम की बात करें तो इसको डिफाइन किया जाता है पीटी से। ठीक है। मैग्नीशियम को डिफाइन किया जाता है एमजी से, सोडियम को Na से और कॉपर को Cu से। ओके। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्यों, अभी अर्थ क्रस्ट क्रस्ट में पाए जाने वाले सारे मेटल्स बताइए कौन कौन से हैं। अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से मेटल पाए जाते हैं? कोई बताएगा? अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? आइए देख, सीरीज वाइज देखेंगे। क्या होता है कई बार ये नाम जो होते हैं ये सीरीज में भी आपसे पूछ लेता है। जैसे अगर पहले नंबर पर देखें तो फर्स्ट नंबर पर ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन। सेकंड नंबर पर कौन आता है? सेकंड नंबर पर मिलता है सिलिकॉन। थर्ड नंबर पर कौन आएगा? एल्यूमिनियम। फोर्थ नंबर पर कौन आएगा? आयरन। फिफ्थ नंबर पर कौन आएगा? बताएं फटाफट। कैल्शियम। सिक्स नंबर पर कौन आएगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है। सिक्स नंबर पर कौन आएगा? सोडियम। ठीक है जी। सोडियम के बाद सेवन नंबर पे कौन आएगा? सेवन नंबर पर कौन आएगा? पोटेशियम। और एट नंबर पर कौन आएगा? मैग्नीशियम।
8 नंबर पर कौन आएगा? मैग्नीशियम। क्लियर है? और भी जानकारी इकट्ठी करते हैं इसके ऊपर। आई बात समझ में सारी? तो क्या हुआ? प्योर मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज प्लेटिनम। आप यहाँ पर देखिए, और भी एलिमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं आपके पास 8: ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। आइए देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किससे डिफाइन करते हैं? ओ से। इसका एटॉमिक नंबर पीछे बताया हमने। एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का? 8। ठीक है। सिलिकॉन को किससे डिफाइन करते हैं? सिलिकॉन किससे आएगा? और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 14। एटॉमिक नंबर 14। ठीक है। एल्यूमिनियम Al से डिफाइन होता है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13। अगला आयरन। आयरन को किससे डिफाइन किया जाता है? Fe से। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 26। एटॉमिक नंबर इज 26। सोडियम का एटॉमिक नंबर, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, इसको देखिए, Ca से डिफाइन किया जाता है और एटॉमिक नंबर है इसका 20। ओके है। फिर आइए सोडियम का Na11। नेक्स्ट आइए पोटेशियम का K से 19। मैग्नीशियम का Mg12। ठीक है जी, Mg12, इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो ये एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने हैं। ऑक्सीजन की हाईएस्ट क्वांटिटी इसके अंदर कितनी होती है? हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी होती है? 46.4%। ओके। मोस्ट अबंडेंट मेटल एलिमेंट जो है इसके अंदर, मोस्ट अबंडेंट मेटल
एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में, वो एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम। सेकेंड मोस्ट कौन सा है? सेकेंड मोस्ट एबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट में वो आयरन है, वो आयरन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, यहां पर सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम कैसे होता है? डॉन्स मेथड से होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? डॉन्स मेथड। इसका प्रोसेस होता है। तो कभी आपसे पूछे कि सोडियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो ये डॉन्स मेथड से किया जाता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट abundant source of iron is, the most abundant source of iron is, आयरन इनमें से सबसे ज्यादा किस में मिलता है? बीन्स में, एग्स में, मिल्क में, या ग्रीन वेजिटेबल्स में? द मोस्ट abundant source of iron is बीन्स, एग्स, मिल्क या ग्रीन वेजिटेबल्स? ग्रीन वेजिटेबल्स। यस, ग्रीन वेजिटेबल्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बीन्स के बारे में अगर आप थोड़ा जान लें तो बीन्स जो होता है ना, ये न्यूट्रिशनल पावर हाउस होता है। क्या होता है? न्यूट्रिशनल पावर हाउस। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलते हैं? विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन में अगर देखें तो विटामिन बी का सोर्स है, विटामिन बी। ठीक है, प्रोटीन, फाइबर, आयरन सब देता है। प्रोटीन, फाइबर, आयरन। ठीक है, एक्स से हमें ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? एक्स से हमें ज्यादा मात्रा में क्या मिल सकता है? विटामिन ए। विटामिन ए। मिल्क की एक विशेषता है, ऑप्शन मिल्क में पूछ देता है कि इससे विटामिन सी नहीं मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है कि विटामिन सी जो है वो मिल्क से नहीं मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है ये। तो वी डू नॉट फाइंड विटामिन सी। ठीक है, इससे क्या मिल सकता है? वाटर मिल सकता है, फैट, प्रोटीन, है ना, लैक्टोस यानी कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, मिनरल्स, ये सब चीजें इससे मिलती हैं। ठीक है, और ये क्या हो जाता है? गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एलिमेंट प्रॉपर्टी एज अ फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग: एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रिकल
डिलेक्टेडनेस, एटॉमिक साइज या एटॉमिक मास? बताइए क्या होगा सही इसका। The long form of the periodic table is based on the element property as a function of the following: atomic number, electrical indebtedness या atomic size या atomic mass। अभी हमने periodic टेबल की बात की थी और उसमें हमने काफी चीजें आपको समझाया था। periodic टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। और वहां पर हमने आपको बताया था कि periodic टेबल दो तरह की थी। हमारे पास periodic टेबल दो तरह की थी, ठीक है, एक ओल्ड में और एक न्यू में, मॉडर्न में। ओल्ड वाले की अगर बात करें तो मेंडलीव, किसने दिया था इसे? मेंडलीव, ओल्ड बाई मेंडलीव, नाम याद रखिएगा। और मेंडलीव के टाइम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, टोटल एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, पता है आपको कितने हुए थे? 63। तो मेंडलीव के पीरियड में 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है। कब किया था इन्होंने? इन ईयर 1869, 1869 में, ठीक है जी। अब जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया तो इसमें क्या बना, आप यहाँ पे थोड़ा नोट डाउन करें। इसमें 8 ग्रुप्स बनाए गए थे, ठीक है, और 7 पीरियड्स बनाए गए थे। 7 पीरियड्स, 8 ग्रुप्स। आई बात समझ में? और ये जो मेंडलीव का हमने आपको बताया ओल्ड पीरियोडिक टेबल था, ये एटॉमिक मास पर निर्भर करता था। किस पर था? एटॉमिक मास पर बनाया गया था। एटॉमिक नंबर पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया गया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा तैयार किया गया? ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रीडिफाइंड बाई, आप कह सकते हैं आपको, रीडिफाइंड, रीडिफाइंड बाई किसके द्वारा किया गया? हेनरी मोजिले के द्वारा। किसके द्वारा? तो आपको याद रखना है, हेनरी ठीक है। तो पुराना ओल्ड पीरियोडिक टेबल जो था वो मेंडलीव का था, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आता है वो हेनरी मोजले के द्वारा। इन ईयर कब? 1913, 1913 में, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या बनाया गया? 18 ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स किए गए। आप पीरियोडिक टेबल डाउनलोड करके खोज कर देखिएगा। 18 ग्रुप्स हुए, 7 पीरियड्स हुए। क्या हुए? 7 पीरियड्स हुए और 4 ब्लॉक्स बनाए गए, 4 ब्लॉक्स, ठीक है। 4 ब्लॉक्स का नाम किया गया SPDF, SPDF, ठीक है जी।
और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आता है ये किस पर आता है? एटॉमिक नंबर पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये किस पर आता है? एटॉमिक नंबर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, द गैसेस आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आर। अमोनिया बनाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? द गैसेज आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एमोनिया अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक एसिड, या नाइट्रोजन एंड मीथेन। बताएं फटाफट, किसी को अगर जानकारी हो तो। चलिए, सही जवाब है इसका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्या है? अमोनिया जो फॉर्म होता है वो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की सहायता से होता है। आइए देखते हैं, एमोनिया का केमिकल फॉर्मूला आपको बताया था मैंने। केमिकल फॉर्मूला एमोनिया का क्या बताया था, बताएं। NH3। ठीक है जी, जिसमें ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है जी, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। क्लियर हो गई बात? अमोनिया को बनाने के लिए प्रोसेस कौन सा यूज होता है? प्रोसेस यूज्ड हैबर्स प्रोसेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, क्या कहलाता है? हैबर्स प्रोसेस कहलाता है। अब हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, आप थोड़ा समझ लीजिए। N2 प्लस 3H2 आयरन की प्रेजेंस में, Fe की प्रेजेंस में, Fe क्या होता है बताया? आयरन। ये क्या बना देते हैं? 2NH3। ठीक है जी, तो ये इसका केमिकल रिएक्शन होता है, ये आपको याद रखना, ऐसे चलता है। नेक्स्ट समझिए, इसका यूज क्या होता है? एमोनिया यानी कि यूरिया की बात हो रही थी, ये यूरिया के लिए यूज होता है, आपको बताया। ये रेफ्रिजरेटर्स में भी यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट समझते हैं जी। अब यहां पर अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय, अभी हमने बताया, कमेंट करके बताओ, हाइड्रोजन की खोज किसने की? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की? हेनरीस कैवेंडिश ने। ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्यूल ऑफ फ्यूचर। कभी भविष्य का फ्यूल पूछा जाए आपसे तो आप हाइड्रोजन बता सकते हैं।
ओके है। नेक्स्ट आते हैं जी, ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा और जान ले। एक तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, और लिटिल हैवियर टू एयर होता है। क्या होता है? लिटिल हैवियर टू एयर, थोड़ा हवा से भारी होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ये आपको मैं बता चुका हूं। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले ने की। किसने की? ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय प्रिस्टले। ठीक है जी। ऑक्सीजन को लाइफ एयर भी कहते हैं आप, ऑक्सीजन को लाइफ एयर भी कहा जाता है। अब आइए थोड़ा यहाँ पर जान लेते हैं मीथेन। मीथेन की अगर बात करते हैं तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4। क्या होता है? CH4। ये भी कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये फ्लेमेबल होता है। फ्लेमेबल गैस होती है। ठीक है। इसको नोन एज कैसे जाना जाता है? नोन एज कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट चलें। अगला क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स हमने लमसम डिस्कस कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following disease is caused by helicobacter pylori? Which of the following disease is caused by helicobacter pylori? बताइए, ऑप्शंस हैं गैस्ट्रिटिस, चिकनगुनिया, रूबेला या रिंगवॉर्म। क्या सही जवाब होगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पायरोली? गैस्ट्रिटिस, चिकनगुनिया, रूबेला या रिंगवॉर्म। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शायद इससे आपको अंदाजा लग जाए, हेलिकोबैक्टर पायरोली क्या है। ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? स्टमक इन्फेक्शन करता है। स्टमक इन्फेक्शन करता है। कुछ हिंट, मतलब कुछ मिला क्या आपको इनसे संबंधित ऑप्शन में? तो स्टमक इन्फेक्शन करता है, तो इसका सही जवाब होगा गैस्ट्रिटिस। ठीक है। अब ये करता क्या है स्टमक इन्फेक्शन में? आप देखोगे हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना, इसका जो फ्रंट पोर्शन जो होता है, इसका फ्रंट पोर्शन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट पोर्शन टेड्यूनम कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉल्ड टेड्यूनम। क्या कहलाता है? डेड्यूनम कहलाता है। इस डेड्यूनम को ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये इसको इन्फेक्ट कर देता है।
आई बात समझ में? तो हेलिकोबैक्टर पायरोली जो है वो गैस्ट्रिटिस बीमारी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के फ्रंट पोर्शन डेडुनम में, ये इन्फेक्शन फैलाता है। क्लियर हो गया जी? चिकनगुनिया के बारे में किसी को कोई जानकारी? चिकनगुनिया एक वायरस इन्फेक्शन है। क्या है? वायरस इन्फेक्शन। ठीक है जी। चिकनगुनिया फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन पहली बार चिकनगुनिया कब पता चला था? 1952 में। ठीक है, कब पता चला? 1952 में। ठीक है जी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स में आपको फीवर आता है, जॉइंट पेन होता है, ठीक है, हेडेक वगैरह भी होता है। अब ये इनका कॉज क्या है, कारण क्या है, कैसे होता है ये? तो चिकनगुनिया के लिए मॉस्किटो जिम्मेदार हैं। ठीक है, ये मॉस्किटोज दो प्रकार के मिलेंगे। एक मिलेगा एडीज, दोनों ही एडीज है, इजिप्टी, एडीज इजिप्टी, और एक दूसरा एडीज है अल्बोपिक्टस। अल्बोपिक्टस। ठीक है जी। तो इसका कॉज क्या है? मॉस्किटो, दो तरह के मॉस्किटो हैं, एक एडीज इजिप्टी और एक एडीज एल्बोपिक्टस। इनकी वजह से ये बीमारी होती है। ठीक है। रूबेला क्या है? माइल्ड वायरल इन्फेक्शन। ये किस में मिलता है? चिल्ड्रन में ज्यादा मिलता है, बच्चों में ये बीमारी ज्यादा मिलती है। रिंग वॉर्म, ये एक फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज है। आपने स्किन पर देखा होगा, है ना, गोल 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 सा दाग हो जाता है, तो रिंग वॉर्म, है ना, दाद टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? डेल्टॉइड, स्टोमेटा, चिप्टोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन? करेक्ट आंसर इज साइटोप्लाज्म। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, बहुत कम आंसर्स आ रहे हैं। चलिए कोई बात। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म को समझिए कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। आप याद रखिएगा कि साइटोप्लाज्म कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, न्यूक्लियस यू यूकैरियोटिस होता है, यूकैरियोटिस। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स नहीं होता। प्रो
ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा जान लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन ना एनिमल में और प्लांट्स में अलग अलग तरह के होते हैं। प्लांट्स का सेल मेम्ब्रेन जो है, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, या फिर प्लांट सेल कह सकते हैं, आउटर एरिया कह सकते हैं, प्लांट सेल, प्लांट का आउटर एरिया। ठीक है, और एनिमल का आउटर एरिया जो होता है क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन। सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इन सारे क्वेश्चन से कनेक्टेड क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ग्लैंड्स रिलीज टीयर्स फ्रॉम आवर आईज। ऑप्शन है थायराइड, एड्रीनल, पाइट्यूटरी या लैक्रिमल। बताइए फटाफट। डैश ग्लैंड्स रिलीज टीयर्स फ्रॉम आवर आईज, थायराइड, एड्रीनल, पाइट्यूटरी या लैक्रिमल। सही जवाब है लैक्रिमल। आंसू आते हैं आपकी आंखों से? आंसू कहाँ से आते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड से निकलते हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड्स रिलीज टीयर्स फ्रॉम आवर आईज, ये आपको ध्यान रखना है। थायराइड भी बहुत चलता है। थायराइड क्या है? नोट करिए, अ बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है, कहाँ लोकेट करता है? लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नेक, इन फ्रंट ऑफ नेक, गर्दन के सामने ये लोकेट करता है। ठीक है, करता क्या ये? प्रोड्यूसेस मेटाबॉलिज्म, प्रोड्यूसेस मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये कैसे अफेक्ट करता है? अफेक्ट्स नियरली एवरी ऑर्गन इन बॉडी। कॉमन डिजीज है, आज के टाइम में सवाल बनने की गुंजाइश रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्रीनल क्या होता है भाई? एड्रीनल ऑल्सो नोन एज, क्या कहलाता है? एड्रीनल के बारे में जानकारी किसी को? ऑल्सो नोन एज सुप्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है, अ पेयर ऑफ ट्रायंगल शेप, अ पेयर ऑफ ट्रायंगल शेप। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कहाँ पे ये लोकेट करता है? एड्रीनल कहाँ लोकेट करता है? लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ
ईच किडनी, ईच किडनी। तो एड्रिनल जो है वो किडनी के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। पाइट्यूटरी ग्लैंड आपने सुना होगा, इससे संबंधित ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस, क्या कहलाता है? हाइपोफाइसिस। पाइट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। कैसा होता है? अ स्मॉल, बहुत ही छोटा है, अ स्मॉल पी साइज ग्लैंड। ठीक है, कहाँ लोकेट करता है ये? लोकेटेड एट द बेस, हमारा ब्रेन होता है ना, वहां पर लोकेट करता है। लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, बेस ऑफ ब्रेन में ये लोकेट करता है। और लैक्रिमल जो है वो आंखों के ऊपरी हिस्से में लोकेट करता है, जिससे आंखों के अंदर आंसू आते हैं, वो आंखों को आंसू प्रदान करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखों को आंसू कौन देता है? लैक्रिमल। Who suggested that everyone has a specific blood group? किसने सजेस्ट किया कि सबका एक अपना ब्लड ग्रुप होता है? Who suggested that everyone has a specific blood group? डार्विन, लैंड स्टीनर, लुइस पास्चर या मेंडल? सबसे पहले ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? ब्लड ग्रुप के टाइप्स कौन कौन से? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, और साथ में प्लस या माइनस, ये भी चलता है। किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का ओ पॉजिटिव। ठीक है, तो ए बी ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। इसका सही जवाब है लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर, who suggested that everyone has a specific blood group, that is लैंड स्टीनर। क्लियर है? तो कभी भी ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा जाए किसने इसको सजेस्ट किया, किसने डिफाइन किया, तो लैंड स्टीनर। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं डार्विन किससे संबंधित है? डार्विन का पूरा नाम चार्ल्स डार्विन। क्या है? चार्ल्स डार्विन। नोन फॉर, किस लिए जाने जाते हैं ये? चार्ल्स डार्विन नोन फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने दिया था थ्योरी किस चीज की? इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, लैंड स्टीनर आपको समझ में आ ही गया, ब्लड ग्रुप से संबंधित है। लुइस पास्चर, इन्होंने क्या खोज किया था? डिस्कवर्ड जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी। ठीक है, अगर बैक्टीरियोलॉजी आए तो भी आप
इन्हीं से संबंधित। मेंडल, मेंडल क्या खोजते हैं? मेंडल डिस्कवर्ड फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन? ऑप्शन है जॉन साल्क, डार्विन, लुइस पाश्चर या एली विटने। बताएं। करेक्ट आंसर इज जॉन साल्क। पोलियो वैक्सीन जॉन साल्क ने किया और लाइसेंस मिला इनको, लाइसेंस्ड इन 1955, 1955 में। ठीक है, डार्विन पॉइस्चर के बारे में मैंने आपको पीछे बता दिया। अब पोलियो वैक्सीन में ना आप देखेंगे वैक्सीन है, एक बाद में लेटर ऑरल पोलियो वैक्सीन आया। आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की, ऑरल पोलियो वैक्सीन। लेकिन ये तो जॉन साल के साथ नहीं बनी थी। तो ऑरल पोलियो वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय, किसने किया? एल्बर्ट सेबिन ने। किसने किया था? एल्बर्ट सेबिन ने। और ये कब लाइसेंस्ड हुआ? लाइसेंस्ड इन 1961। ठीक है, तो ये वैक्सीन जो थी ये 1955 में पोलियो की वैक्सीन जॉन साल्क ने खोज की, और ऑरल पोलियो वैक्सीन की खोज की गई इसके द्वारा, एल्बर्ट सेबिन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। डार्विन और लुइस पाश्चर आपको पता चल गया। एली विटने, एली विटने। डार्विन आपको याद है ना, अभी जस्ट पिछली स्लाइड में बताया। लुइस पाश्चर भी आपको बताया मैंने, है ना, बैक्टीरियोलॉजी की खोज की, जर्म थ्योरी, है ना, लुइस पाश्चर पे आता है। डार्विन पर, डार्विन इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। आगे बढ़ते हैं, एली विटने का क्या आता है? ये आते हैं इन्वेंटर ऑफ कॉटन गिन। कॉटन गिन क्या है? एक मशीन है ना, एक मशीन है। आप जब सर्च करेंगे तो कॉटन गिन इज अ मशीन जो कॉटन को धागे में कन्वर्ट करती है। तो एली विटने जो है वो इन्वेंटर ऑफ कॉटन गिन। क्लियर है? अ मशीन विच मेक्स थ्रेड बाय कॉटन। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अलग से। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यूज? ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यूज? कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव? ब्लड क्या है? ब्लड आप देखिए हमारे पूरे शरीर में घूम रहा है ना। ब्लड जो है वो हमारे पूरे शरीर में घूमता है। तो ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? करेक्ट आंसर इज ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड इज अ, कोई भी आंसर दे तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आंसर दे, तो थोड़ा आगे पीछे देखने पे भी समझ में आ जाता है कि किस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है।
तो ब्लड इज अ विच टाइप ऑफ टिश्यूज? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, आइए थोड़ा ब्लड पर डिस्कशन करते हैं। ब्लड का पीएच क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है 7.4। ठीक है, ब्लड होता कितना है बॉडी में? बॉडी में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अगर एवरेज ब्लड प्रेशर पूछ रहे आपसे, एवरेज ब्लड प्रेशर आपसे पूछ दे तो क्या करोगे? 120/80। ठीक है, अगर ओल्ड एज का ब्लड प्रेशर पूछ दे, ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर, प्रेशर कैसा होता है? बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है, इंक्रीज होता है। ठीक है जी, और बताएंगे यूनिवर्सल डोनर कौन होता है ब्लड का? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यूनिवर्सल डोनर कौन कहलाता है? कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ ग्रुप। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो यूनिवर्सल डोनर हो सकता है। यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है? जो सबका खून ले सकता है। सब क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के। यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होते हैं? ए बी ग्रुप वाले। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर हो सकता है। ठीक है, डिजीज कॉज बाय लैक ऑफ ब्लड। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एक भी आंसर नहीं आ रहा है। अनीमिया। ठीक है, अनीमिया की बीमारी होती है खून की कमी की वजह से। आई बात समझ में? सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ब्लड से ही संबंधित अगर आप बात करें तो ब्लड में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है ना। डब्ल्यूबीसी क्या कहलाते हैं? सोल्जर कहलाते हैं, सैनिक कहलाते हैं, जो हमें क्या करते हैं? हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है जी। आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है? फॉर्म्ड इन बोन मैरो। कहाँ फॉर्म होता है? बोन मैरो में। अब डब्ल्यूबीसी जो होता है, एक्सेस हो जाए तो क्या होता है? एक्सेस हो जाए तो ल्यूकमीनिया की बीमारी हो जाती है। क्या कॉजेस? ल्यूकेमीनिया। इतनी बातें याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात सारी? एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? बैक्टीरियोलॉजी के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच या एडवर्ड जेनर?
करेक्ट आंसर इज लुईस पाश्चर। बैक्टीरियोलॉजी के खोज करता है लुईस पाश्चर। ठीक है, लैंड स्टीनर के बारे में हम बता चुके हैं। रॉबर्ट कोच के बारे में अभी नहीं बताया। रॉबर्ट कोच जो है वो संबंधित है किससे, थोड़ा ध्यान दीजिए। रॉबर्ट कोच कहते हैं बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रैक्स। रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रैक्स, साथ में ट्यूबर क्लोसिस के लिए भी। ठीक है, और कोलरा के लिए भी। आगे, एडवर्ड जेनर के बारे में तो बचपन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्कवर्ड वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन खोजी थी इन्होंने? एडवर्ड जेनर ने कौन सी वैक्सीन खोजी थी, कोई बताएगा? एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स। एनीमी, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, कब खोजा गया? डिस्कवर्ड इन 1806। 1806। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द टीबी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन? टीबी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? जेम्स क्रॉल ने, लिंडा बक ने, सेल्मन वॉक्समैन ने, या जोसेफ लेग्रेंज ने? लग रहा है काफी हार्ड क्वेश्चंस हैं, लोग आंसर्स भी नहीं दे पा रहे हैं, कनेक्ट होकर गायब भी हो जा रहे हैं। हु डिस्कवर्ड द टीबी एंटीबायोटिक, लेकिन कब तक भागोगे आप लोग मेहनत से? आज नहीं कल तो करनी ही पड़ेगी। हु डिस्कवर्ड द टीबी एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन? जेम्स क्रॉल, लिंडा बक, सेल्मन वॉक्समैन, जोसेफ लेग्रेंज? करेक्ट आंसर इज सेल्मन वॉक्समैन। जेम्स क्रॉल discovered theory of climate variability। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ठीक है ना? बेस्ड ऑन, थोड़ा और भी लिखवा देता हूं इसमें, बेस्ड ऑन धरती के ऑर्बिट के चेंजेस की वजह से, बेस्ड ऑन चेंजेस इन द अर्थ ऑर्बिट, चेंजेस इन अर्थ ऑर्बिट। लुईस पाश्चर किसका? ठीक है जी, लिंडा बक। लिंडा बक वर्कड ऑन सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल, इनको 2004 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है जी, जोसेफ लैग्रेंज, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के लिए जाने जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पहली बार किसने
इन्वेंट किया? डी हेरेले, लैंड स्टीनर, फायर एंड मिलो, या कोहलर एंड माइलस्टीन? करेक्ट आंसर है कोहलर एंड माइलस्टीन। ठीक है जी। डी हेरेले नया नाम है, नोट कर लीजिए। 1917 में डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। ये एक प्रकार का वायरस है, अ वायरस दैट infects and kills bacteria. Infects and kills bacteria. लैंड स्टीनर के बारे में बता चुका हूं पहले ही। आगे आइए। देखिए, फायर एंड मेलो में दो नाम है। फायर एंड मेलो में दो नाम है, एक है एंड्रयू फायर, ठीक है, और क्रेग मेलो। ठीक है जी। इन्होंने क्या किया था? RNAi, RNAi 1998 में खोजा था। ठीक है, RNA कहलाता है RNA इंटरफेरेंस। क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस। ठीक है जी। राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। ठीक है, ये कहां पर बनता है? फॉर्म्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, फॉर्म्स इन न्यूक्लियस। ठीक है जी। अगर हम RNA की बात करें, ये तो RNAi है। RNA, RNA डिस्कवर्ड बाय, RNA की खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर सिगफ्रिड। वॉल्टर सिगफ्रिड। ठीक है जी। कब हुई थी? 1909 में। ठीक है जी। ये एक जर्मन बायोकेमिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसको कहा जाता है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट बॉयले, विलर्ड गिब्स, ओटो हैन, या जॉन डाल्टन।
जल्दी बताइए कौन सा है। Who among the following is considered as the father of modern atomic theory? Robert Boyle, Willard Gibbs, Otto Hahn, John Dalton. Correct answer is John Dalton. फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन को कहा जाता है। रॉबर्ट बॉयले, आपको हमने बताया था, बॉयल्स लॉ दिया था इन्होंने। बॉयल्स लॉ, ठीक है। विलर्ड गिब्स, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। ओटो हन, न्यूक्लियस फिजन। न्यूक्लियस फिजन की खोज की। ठीक है। जॉन डाल्टन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। यू टेल मी, मास और वेट में क्या डिफरेंस है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन प्रोटोप्लाज्म? किस ऑर्गेनिज्म में हेमोग्लोबिन डिजॉल्व हो जाता है प्रोटोप्लाज्म में? टाइगर, फ्रॉग, फिश या अर्थवॉर्म? टाइगर, फ्रॉग, फिश या अर्थवॉर्म? करेक्ट आंसर इज अर्थवॉर्म। ठीक है। इन अर्थवॉर्म हेमोग्लोबिन इज डिजॉल्व्ड इन प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following antibodies are found in blood plasma? ब्लड प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं? लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स या मोनोसाइट्स? फटाफट कमेंट करें। भावेश जी, बहुत लेट लेट आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर के साथ नहीं आ रहा है। आप लग रहा है पीछे चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा? करेक्ट आंसर इज लिम्फोसाइट्स। ठीक है। लिम्फोसाइट्स क्या है? ये सारे जो आपको मिलेंगे ना, ये टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं। ये आपको नोट करना है कि ये टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं। ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स क्या करता है? फाइट विद डिजीज, बीमारियों के साथ लड़ता है। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्रूशियल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। ये फर्स्ट इन्फेक्शन को रिस्पॉन्ड करता है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू, अभी आपसे पूछे, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है। ये किस काम आता है? ये अगेंस्ट रहता है पैरासिटिक एलर्जिक इन्फेक्शन।
या फिर एलर्जिक इन्फेक्शन। ठीक है, इसको बॉडी स्कैवेंजर सेल कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलिमेंट दैट मेक्स मोस्ट कंपाउंड्स फ्रॉम हाइड्रोजन इज। द एलिमेंट दैट मेक्स मोस्ट कंपाउंड्स फ्रॉम हाइड्रोजन इज कार्बन, ऑक्सीजन, बोरॉन या सिलिकॉन। करेक्ट आंसर इज कार्बन। ठीक है, कार्बन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मेटल है कि नॉन मेटल है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, कार्बन क्या है? द मोस्ट कंपाउंडिंग या फॉर्मिंग एलिमेंट। ऑक्सीजन आपको बताया था, बताएंगे अर्थ क्रस्ट में कितनी है। अर्थ क्रस्ट में 46.6% मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है जी। बोरॉन क्या है? मेटालॉइड है। ठीक है, बोरॉन का सिंबल क्या होता है? पी होता है। एटॉमिक नंबर क्या होगा? बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। ठीक है, कैसा होता है ये? ब्लैक ग्रे कलर का। ठीक है जी, क्रिस्टलिन सॉलिड होता है ये। सॉलिड फॉर्म में मिलता है। सिलिकॉन कहाँ पाया जाता है? फाउंड्स इन, कहाँ पाया जाता है? स्टोन में मिलेगा या रेत में मिलेगा? अर्थ क्रस्ट में कितना है ये सिलिकॉन की मात्रा? अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन की मात्रा 27.7%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ मेटल्स यूज्ड टू मेक स्टेनलेस स्टील इज। द कंपोजिशन ऑफ मेटल्स यूज्ड टू मेक स्टेनलेस स्टील इज। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आयरन एंड क्रोमियम का, कॉपर एंड आयरन का, जिंक एंड आयरन का या क्रोमियम एंड स्टील का? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर है क्रोमियम एंड स्टील का। ठीक है, अब स्टील को समझिए थोड़ा सा। स्टील क्या है? एक एलॉय है, एन एलॉय। ठीक है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी, इसका प्राइमरी एलिमेंट कौन सा है? प्राइमरीली एलिमेंट कौन सा है इसका? आयरन। ठीक है, आयरन इसका प्राइमरीली एलिमेंट है। ठीक है जी, अगर हम बात करें
आयरन की, तो हमने ऊपर बताया था आयरन का सिंबल बताओ Fe, एटॉमिक नंबर बताओ 26, क्रोमियम का सिंबल बताओ Cr, एटॉमिक नंबर बताओ 24, कॉपर का सिंबल बताओ, कॉपर का सिंबल क्या है Cu, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है 29, ठीक है। आयरन का ऊपर बता चुका, जिंक का बताओ, जिंक का सिंबल क्या है Zn, एटॉमिक नंबर क्या है 30, ठीक है जी। क्रोमियम का परसेंटेज कितना मिलता है 18%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज सोडियम स्टोर्ड, सोडियम कैसे स्टोर किया जाता है, हाउ इज सोडियम स्टोर्ड, वेजिटेबल ऑयल्स में, केरोसिन में, वाटर में या नन ऑफ दीज में। देखिए सोडियम की एक विशेषता होती है, इट कैचेस फायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट कैचेस फायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना। हवा के संपर्क में आते ही सोडियम आग पकड़ लेता है, आई बात समझ में। तो सोडियम को इनमें कहाँ, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो आग पकड़ लेती है। भाई वेजिटेबल ऑयल तो आपको नहीं मिलेगा, वेजिटेबल ऑयल में कहाँ आग, पानी में आग कहाँ मिलेगा। तो सही आंसर मिल गया आपका केरोसिन, ठीक है। केरोसिन कंसिस्ट ऑफ, आप नोट कर लीजिए, ये किस पर कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, किस पर, हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। केरोसिन को और क्या कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन, ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन, क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। वाटर से संबंधित क्वेश्चन कई बार डेंसिटी का टकराता है, डेंसिटी, डेंसिटी से संबंधित आप एक याद रख सकते हैं वाटर से रिलेटेड, 4% पर आपको एक मैक्सिमम डेंसिटी, इसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है 4 डिग्री पर, और जब मैक्सिमम डेंसिटी होती है ना पानी की, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। और मिनिमम डेंसिटी की अगर बात करोगे तो 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, यहाँ पे आपको मिनिमम डेंसिटी मिलता है पानी, ठीक है। और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पानी का पीएच भी आपसे पूछ लेता है कई बार, पीएच कितना होता है 7 होता है, पानी का पीएच 7 होता है। 0 डिग्री को फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इस पर पानी जम जाता है, ठीक है ना भाई लोग। तो आज के लिए इतना ही था, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और एक एक क्वेश्चंस को समझाने में मैंने काफ़ी समय लिया, और एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपनी जानकारी में मैंने डिस्कस किया। आप लोग देखिए, याद रखने का प्रयास करिए, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कुछ क्वेश्चन इससे जरूर टकराएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास, अगले सब्जेक्ट कुछ नई चीज़ों